मैं मुकेश सर, आधुनिक भारत इतिहास के अंतर्गत ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, ये सीरीज हमारे पिछले कुछ दिनों से चल रही है, जिसमें इसके जस्ट पीछे जो हमने देखा था वह सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो था, लगभग 52-53 मिनट का, जिसमें हमने संपूर्ण 1857 की क्रांति को समाहित किया था और उस क्रांति के कारण, परिणाम और ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कैसे हुई थी, उसके लिए भी हम लोगों ने कई वीडियोस देख चुके हैं। उसके पूर्व जो हमने वीडियो बनाया था उसी सीरीज का यह हिस्सा है, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, और अब जो हमें देखना है वह भारत का वायसराय देखना है, द वायसराय ऑफ इंडिया। क्योंकि 1858 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पद जो है वह समाप्त कर दिया जाता है और भारत की जो सत्ता है वह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर के और सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी एलिजाबेथ के हाथों में चला जाता है। और वह जो पद होता है भारत के गवर्नर जनरल का, और वह ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो जाता है, इसलिए उसका पद का नाम वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। और वायसराय ऑफ इंडिया बनने वाले पहले जो रहते हैं वो होते हैं लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल के पद पे होते हुए, क्योंकि 1856 में उनकी नियुक्ति भारत के गवर्नर जनरल के रूप में हुई थी, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद में यहाँ के सत्ता की परिवर्तन होती है, कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और उस पद को वायसराय का नाम दिया जाता है। तो 1858 के अधिनियम के तहत इनका पद वायसराय का पद बनता है। इसमें हम 1858 से लेकर के और 1947 तक के वायसराय और गवर्नर जनरल को देखेंगे, लेकिन इसको दो पार्टों में हमने बनाया है। पहला जो मेरा पार्ट होगा वह 1858 से लेकर के 1885 तक, यानी जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी उस समय तक, और अगली जो कड़ी होगी वह 1885 से लेकर 1947 तक की होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 1858 से लेकर के और 1885 तक का। तो सबसे पहले जहां हमारी चैप्टर पिछली समाप्त हुई थी लॉर्ड कैनिंग पर, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग क्रांति के कारण नहीं थे, क्रांति के जो मुख्य कारण में थे वह थे लॉर्ड डलहौजी। तो डलहौजी 56 में उनका कार्यकाल समाप्त होता है और उसी वर्ष कैनिंग का आगमन होता है और 57 में विद्रोह आग पकड़ लेता है। लेकिन लॉर्ड कैनिंग उस विद्रोह को दबाने में सफल होते हैं और इनका पद को जो है कंटिन्यू कर दिया जाता है, भले पद का नाम बदल जाता है। तो ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय रहे। दो पद को इन्होंने सुशोभित किया। तो इस पद पर 1858 से लेकर के 62 तक रहे। इस दरमियान इन्होंने किया क्या, इनके थोड़ा सा हम कार्यों के पर प्रकाश डालेंगे। इनके जो मुख्य कार्य रहे वह यह था कि इन्होंने सबसे बड़ा 1857 के विद्रोह को दमन किया, कि विद्रोह का दमन, ठीक है। इन्हीं के समय 1858 अधिनियम आया, जिस अधिनियम के तहत यह पद जो है भारत के गवर्नर जनरल से हट के हो जाता है वायसराय। इसके अलावा इन्हीं के समय जो भारतीय सैनिकों का अनुपात जो था वह पहले 5:2 था, यानी ब्रिटिश सेना में 5 भारतीय और 2 ब्रिटिशर्स होते थे, लेकिन यह रेशियो घटा करके 2:1 कर दिया गया, अर्थात 2 इंडियन और 1 ब्रिटिशर्स, यानी 50% ऐसे कहें कि 2 वहां होंगे तो 1 होंगे। ये इनका मुख्य कार्य था। इसके अलावा इन्होंने
कुछ ऐसे कार्य किए जिससे उनकी शक्ति मजबूत हो, और वे भारत में विधि संहिता, जिसको हम लोग भारतीय विधि संहिता कहते हैं, भारतीय विधि संहिता 1859 में इन्होंने लाया था, यानी इंडियन लॉ एक्ट इन्होंने लाया था, या इसको कोड भी कहते हैं, इंडियन लॉ कोड लाया था इन्होंने। यानी इसी के आधार पर आज की न्याय प्रणाली चलती है। तो इंडियन लॉ कोड लाया। इसके अलावा इन्होंने भारतीय दंड संहिता भी लाया था, भारतीय दंड संहिता 1861 में। इसको इंडियन पिनल कोड कहते हैं, इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी। और इसी आईपीसी की धारा के अनुरूप किसी भी केस में जब पुलिस पकड़ती है तो चार्ज करती है। इसको हम आईपीसी की धारा कहते हैं। इंडियन पेनल कोड के अनुसार ही किसी तरह के आप पे धारा लगाई जाती है। तो ये बहुत बड़ा कार्य हुआ था। इसके अलावा एक और समाज सुधार कार्य जिनके द्वारा हुआ था 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये 1856 में आया था। इसको द हिंदूज विडोज रीमैरेज एक्ट कहते हैं, 1856। और इस एक्ट के तहत जो पहला विवाह हुआ था वह 7 दिसंबर 1856 को महान समाज सुधारक और पुनर्जागरण में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने वाले महान विधिवेता ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यह संभव हो पाया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों से। यानी इन्हीं के प्रयत्नों से विधवा पुनर्विवाह एक्ट लागू हुआ था और उन्होंने पहला विवाह 7 दिसंबर 1857 ईस्वी कराया था। एक और इनके कार्य को हम देखेंगे। आज का जो तत्कालीन सीएजे है, जिसको हम लोग कैग कहते हैं ना, तो इस कैग जो नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का पद है, इस पद को उन्होंने सृजित किया था। हालांकि उस समय उसका नाम महालेख परीक्षक था। बाद में इसको भारत जब आजाद हुआ तो इसको कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कर दिया गया था, कैग का नाम दिया गया था। तो ये इनके कार्य रहे। अब देखेंगे लॉर्ड कैनिंग के बाद में थोड़ा सा एक बार उनके कार्यों पर प्रकाश डालते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय थे। इन्हीं के समय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या उसको 1857 की क्रांति या सिपाही विद्रोह कहते हैं का दमन किया था। इन्हीं के समय पील आयोग का गठन हुआ था। इन्हीं के समय 1858 का अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया
और सत्ता यहां की जो थी कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। सैन्य का रेशियो घटा दिया गया, 2 कर दिया गया। भारतीय विधि संहिता 1859 इन्होंने लागू किया, जिसको इंडियन लॉ एक्ट कहते हैं। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड कहते हैं, इसको लागू किया था, जिसको आईपीसी की धारा कहते हैं। पुलिस प्रशासन में सबसे ज्यादा उपयोग होता है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह आयोग इन्होंने लाया, द हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856। और 7 दिसंबर 1856 को इस एक्ट के तहत पहला कानूनी विवाह हुआ ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से। तो ये कैनिंग की उपलब्धि रही। अब हम देखेंगे लॉर्ड एल्गिन प्रथम, इनको थोड़ा सा देख लें। एल्गिन का बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं रहा, क्योंकि ये बहुत दिनों तक कार्यरत नहीं रहे। बस एक ही घटना इनके साथ घटी। इनकी मृत्यु जो है 1863 में धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में हो गया, जहां भी क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है धर्मशाला में, सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम, वहां इनकी मृत्यु हो गई। तो इनके कार्यकाल ही बहुत छोटा रहा, ये कुछ विशेष नहीं कर पाए। तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम आए और इनकी मृत्यु हो गई धर्मशाला में। अब थोड़ा सा देखेंगे सर जॉन लॉरेंस, 64-69, 5 वर्षों का कार्यकाल रहा इनका। इन 5 वर्षों में उन्होंने कौन से कार्य किए, जरा इन पे हम प्रकाश डालेंगे। सर जॉन लॉरेंस यानी तीसरे वायसराय थे ये। तो सबसे पहला काम इन्होंने जो किया वो 1885 ईस्वी में जो टेलीग्राम था, इसको समुद्री प्रयास किया, अर्थात भारत से ब्रिटेन की सेवा दी इन्होंने, यानी समुद्री टेलीग्राम की शुरुआत इन्होंने की थी और यह सफल भी रहा था। घटना है 1865 की, हमने 1885 लिख दिया था। दूसरा, हेनरी कैंपबेल के सहयोग से या नेतृत्व में, हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन, क्योंकि उस समय अकाल बहुत पड़ते थे, तो अकाल आयोग का गठन इन्होंने किया था हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में, उन्हीं के मार्गदर्शन में। तो इनके 2 कार्य जो रहे वह मुख्य रूप से रहे। एक तो समुद्री टेलीग्राम उन्होंने शुरू किया, सेवा प्रारंभ किया भारत से ब्रिटेन के बीच में, और दूसरा जो इनका कार्य रहा, हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में इन्होंने अकाल आयोग का गठन किया था। तो इनके 2 कार्य रहे। अब थोड़ा सा देखेंगे लॉर्ड मेयो। इनके कार्य भी कुछ एजुकेशन के क्षेत्र में ज्यादा रहे। तो अगला जो नाम होगा वह होगा लॉर्ड मेयो का। हम मेयो के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। आप अक्सर देखते हुए लॉर्ड मेयो कॉलेज, क्योंकि इसकी स्थापना ही इन्होंने कराई थी। तो इनका कार्यकाल जो रहा है वो 1869 से लेकर के 72 तक रहा है। यह शिक्षाविद थे और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए भी जाने जाते हैं। तो सबसे पहले जो इनका कार्य था वो कठियावाड़ जिला, जिस जिले में गांधी जी का जन्म हुआ था, में
इन्होंने राजकोट कॉलेज की स्थापना की थी। राजकोट कॉलेज की स्थापना। इसके अतिरिक्त एक और कॉलेज, मेयो कॉलेज, मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। लेकिन यह जो मेयो कॉलेज था वह राजस्थान में था, राजस्थान के अजमेर में, और दोनों कॉलेज की स्थापना 1872 ईस्वी में हुई थी। राजकोट कॉलेज काठियावाड़ और मेयो कॉलेज अजमेर, दोनों की स्थापना जो हुई थी वह 1872 ईस्वी में हुई थी। तो दो शिक्षा के क्षेत्र में इनके सराहनीय कार्य रहे। इसके अलावा एक और चीज की जो शुरुआत की और वह आज तक चल रहा है वह है 1872 भारत की पहली जनगणना। भारत की पहली जनगणना 72 में शुरुआत किया, और उसके बाद में आप देखिएगा कि लॉर्ड रिपन के समय यह कंटिन्यू हो जाता है 1881 से। लेकिन शुरुआत अगर कहा जाए तो शुरुआत निश्चित ही लॉर्ड मेयो के द्वारा हुआ था, पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी। और ये अच्छा कार्य हालांकि कर रहे थे, लेकिन 8 फरवरी 1872 8 फरवरी 1872 ईस्वी को अफगानी नागरिक, या उसको आतंकी कहे, अफगानी व्यक्ति है ना, जिसका नाम शायद शेर था, हाँ, शेर अली अफरीदी नाम था उसका, शेर अली अफरीदी। इसने चाकू मारकर हत्या कर दिया, चाकू मारकर हत्या किया था इन्होंने। किसने? तो शेर अली अफरीदी, जो कहाँ का रहने वाला था, अफगानी व्यक्ति था। घटना कब की है? 8 फरवरी 1872। घटना किनके साथ हुई? तो लॉर्ड मेयो के साथ। मेयो ने और कौन कौन से कार्य किए थे? तो काठियावाड़ जिले में राजकोट कॉलेज की स्थापना, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना। घटना 1872 की है, और यानी 72 के प्रारंभ में, और 72 में ही इन्होंने पहली जनगणना कराई थी, और यह जनगणना भी अगले 9 वर्षों में ही 1881 में जाकर के कंटिन्यू हो गया। तो ये थी मेयो। अब इसके बाद देखेंगे लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। मेयो के नाम से आज भी अजमेर वाला कॉलेज जो है मेयो कॉलेज के नाम से जाना जाता है। और बार बार ये क्वेश्चन आते हैं कि किस वायसराय की हत्या चाकू मार के कर दी गई थी, तो याद रखेंगे वह थे मेयो। अब थोड़ा सा देखते हैं नॉर्थ ब्रुक। 1872 से लेकर 76 तक इनका कार्यकाल रहा है, और लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक जो है, इन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में कार्य किया था। कार्य कौन सा था? तो इन्होंने एक बहुत सुधारात्मक कार्य किया था, बाल विवाह निषेध। बाल विवाह निषेध। तो लगभग जितने सामाजिक कार्य हुए हैं उसके पहले भारत में भारत का पुनर्जागरण प्रारंभ हो चुका था, और धीरे धीरे सुधारात्मक कार्य चल रहे थे। तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय बाल विवाह निषेध नियम लगा, यानी बाल विवाह करने पर प्रतिबंध लगाया गया। और एक और चीज हुआ, उसी समय स्वेज नहर खोल दिया गया। तो स्वेज नहर के खुलने से भारत और ब्रिटेन के बीच जो व्यापार था वह बढ़ गया। स्वेज नहर इन्हीं के समय खुला, तो भारत और ब्रिटेन का व्यापार स्वाभाविक है कि बढ़ जाएगा, यातायात की वह सुगम व्यवस्था था। और प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स
का भारत आगमन हुआ था उस समय। आगमन प्रिंस ऑफ वेल्स, हालांकि वहां के जो भी प्रिंस होते थे उनका नाम जो होता था वह प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से जाने जाते थे। और हालांकि इनका वास्तविक नाम देखे तो किंग एडवर्ड सेवेंथ था। बाद में इस नाम से जाने गए, लेकिन बचपन में जब युवा अवस्था में लोग थे तो जब भी देखिएगा तो प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन है ना, जहां भी देखिए तो प्रिंस ऑफ वेल्स। तो इस समय शाही दरबार का निश्चित है कि आयोजन हुआ होगा जब प्रिंस ऑफ वेल्स आए होंगे। उसके बाद देखेंगे लॉर्ड लिटन, रिपन, डफरिन, 3 और बचते हैं। अब देखते हैं लॉर्ड लिटन, इनका कार्यकाल जो रहा है वह 1876 से लेके 1800। लॉर्ड लिटन, इनके समय भी कुछ कार्य हुए हैं, हालांकि कार्य विवादास्पद भी रहे हैं। जैसे इन्हीं के समय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। दिल्ली दरबार का आयोजन, भाई आयोजन क्यों हुआ था? तो महारानी एलिजाबेथ को कैसर हिंद की उपाधि देनी थी। किसको? महारानी एलिजाबेथ को कैसर ए हिंद, अगर पता है ये उपाधि महात्मा गांधी को भी मिला था, जिसको उन्होंने वापस कर दिया था। तो कैसर ए हिंद की उपाधि देने के लिए महारानी एलिजाबेथ का भारत आगमन हुआ था और दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। तो निश्चित है कि उस समय खर्च बहुत रहे होंगे। और 1878 में वर्नाकुलर एक्ट एक आया था। वर्नाकुलर, ये प्रेस एक्ट था, इसलिए मैं लिखता हूं प्रेस एक्ट। ये घटना है 1878 की। ये घटना क्या थी? तो भारतीय भाषाओं में, यानी संपूर्ण भारत में जितनी भाषाएं बोली या लिखी जाती है, उस भाषा में किसी तरह का अखबार छपता है, पत्रिका छपता है, तो उस पर बैन लगा दिया गया। यानी हर तरह के समाचार पत्रों पर भारतीय भाषा में केवल होना चाहिए, उस पर बैन लगा दिया। लेकिन एक कार्य अच्छा किया, उसी वर्ष 1878 में ही इन्होंने आर्म्स एक्ट लाया। आर्म्स एक्ट ये क्या था? तो किसी तरह के हथियार यानी गन, बंदूक अगर आप रखते हैं तो उसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। यहां तक कि बेचने वालों के लिए भी लाइसेंस होना जरूरी है। इससे क्या होगा कि अवैध रूप से हथियार का कारोबार नहीं होगा, अवैध रूप से कोई हथियार लेकर के नहीं चल सकता है। इसलिए आर्म्स एक्ट आया था। और सिविल सेवा में ये बदमाशी वाला काम था। सिविल सेवा में जो उम्र 21 थी, उम्र 21 से घटा करके 19 कर दिया इन्होंने, जो ठीक नहीं था। क्योंकि 21 साल में ही सिविल सेवा की परीक्षा देना, उस समय एग्जाम जो था ब्रिटेन में आयोजित होता था, तो ऐसे में उम्र घटाना थोड़ा सा मुश्किल था। तो ये कार्य हुआ, हालांकि बाद में इसको फिर से चेंजिंग होंगे। अब चलिए थोड़ा सा देखते हैं लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड लिटन के समय क्या क्या हुआ है? तो दिल्ली दरबार का आयोजन, महारानी एलिजाबेथ को कैसर ए हिंद की उपाधि देने के लिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, भारतीय भाषाओं में जितनी पत्रिकाएं और अखबार छपते थे सब पे बैन लगा दिया गया। इसके अलावा आर्म्स एक्ट 1878 में आया कि आप किसी तरह का हथियार लेते हैं तो आपको परमिशन लेना जरूरी होगा, लाइसेंस लेना जरूरी होगा। और सिविल सेवा की उम्र जो है 21 साल से घटा करके इन्होंने 19 साल कर दिया था। अब देखेंगे लॉर्ड रिपन। ये रिपन जो थे 7वें भारत के वायसराय थे।
इनका कार्य हम देखेंगे, इनके कुछ सामाजिक योगदान भी देखेंगे और कुछ ऐसी चीजें भी देखेंगे जो भारत में हमेशा के लिए रह गई। हालांकि सबका कार्य हमेशा के लिए रहा, लिटन का भी देखेंगे, आर्म्स एक्ट तो हमेशा के लिए रहा। तो रिपेन व्यक्तित्व के धनी थे, इसलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिसको लेडी विथ लैंप कहते हैं, लेडी विद लैंप, यानी नर्सिंग सेवा में अहम योगदान के लिए जानी जाती थी। अहम योगदान फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इन पे कई किताबें हैं, प्रेरणादायक किताबें हैं। तो इन्होंने भारत का उदारदाता कहा था कि ये भारत का कल्याण करेंगे, यानी भारत का उद्धारक कहा था। हालांकि कुछ मायने में देखें तो वास्तव में ये उदारवादी प्रवृत्ति के थे, क्योंकि इन्हीं के समय भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्म हुआ। स्वशासन अर्थात लोकल लोगों को कुछ पावर दिए गए, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को। और 1881 का वास्तविक जनगणना इसी समय हुई थी, जो आज भी यह निरंतर चल रहा है, जिसको मोदी ने 2021 के होने वाली जनगणना को टाल दिया है और अगला जो जनगणना होगा वह 2026 के नाम से जाना जाएगा। तो लगभग कई वर्षों बाद, लगभग 150 वर्षों बाद इसमें परिवर्तन किए गए हैं। अभी परिवर्तन पूर्ण नहीं माना गया है, लेकिन 21 की जनगणना कोविड के चलते नहीं हो पाई थी और वह जनगणना अब 25-26 में होगा। तो ये काम थे। इसके अलावा इल्बर्ट बिल विवाद इन्हीं के समय हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद, और इस विवाद के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये विवाद के कारण इस्तीफा देने वाले दूसरे व्यक्ति थे। उसके पहले जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो उन पर आरोप लगाया गया था इसलिए। इसके अलावा इन्होंने एक कारखाना अधिनियम लाया। हालांकि ये कारखाना बहुत अच्छी चीज थी। कारखाना अधिनियम इसलिए लाया कि इस कारखाने में कितने लोग काम करते हैं, उसकी उम्र क्या है, क्या आप पेमेंट करते हैं, किस चीज का उत्पादन करते हैं, यह सारी चीजें एक रिकॉर्ड बुक में आपको देना होता था। काम करने के मजदूरी के घंटे क्या तय हैं, उसके मजदूरी क्या देते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज थी। हालांकि यह पूर्ण रूप से उस समय फॉलो नहीं हुआ। और 1882 में हंटर आयोग का गठन हुआ। हंटर आयोग एक शिक्षा आयोग था, इसका गठन हुआ था। और इस हंटर आयोग के खिलाफ महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कैसे हो, महिला को कैसे शिक्षित किया जाए, दलितों के लिए शिक्षित कैसे किया जाए, उनका शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ाया जाए, उन्होंने सारी चीजों को में मांग की थी कि शिक्षा जो होना चाहिए हिंदी माध्यम में होना चाहिए, भारतीय शिक्षकों द्वारा होना चाहिए, उच्च शिक्षा का माध्यम में हिंदी होना चाहिए। इन सारी चीजों का इन्होंने मांग किया था। और सिविल सेवा का जो उम्र 19 कर दिया गया था, वह 19 से बढ़ा करके फिर 21 कर दिया गया। तो लॉर्ड रिपन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनको उदारक या उदारवादी प्रवृत्ति का व्यक्तित्व कहा था कि भारत का उद्धारक होंगे। ये स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं। वास्तविक जनगणना 1881 इन्होंने करवाया। इल्बर्ट बिल विवाद के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1881 में कारखाना अधिनियम लाया, जिसमें काम करने के घंटे और उनके मेहनताना निर्धारित किए गए थे।
1882 का हंटर आयोग आया जो शिक्षा आयोग था, और सिविल सेवा की जो उम्र थोड़े से पहले घटा करके 19 किया गया था, उसको फिर से 21 कर दिया गया। अब देखेंगे लॉर्ड डफरिन। यही डफरिन है जिसको लोग कई उपनामों से जानते हैं, लेकिन इनका एक ही कार्य रहा जिसके कारण ये बदनाम रहे, डफरिन। ये इनका कार्यकाल जो रहा वह 84 से 88 रहा, और इस कार्यकाल में सबसे बड़ा जो इनके द्वारा एक कार्य हुआ वह हुआ था इन्हीं के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के प्रयास से। ये ह्यूम के प्रयास से 1885 में, उस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई तो इसीलिए हमने इसको एक अलग कड़ी दिया है कि 1885 से लेके और 1947 तक एक अगली कड़ी में देखेंगे। तो इस कड़ी में आज हमने लगभग 8 वायसराय को देखा। सबसे पहले कैनिंग जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। दूसरा लॉर्ड एल्गिन प्रथम, यह एल्गिन प्रथम जिसकी हत्या धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में हो गया। उसके बाद में सर जॉन लॉरेंस देखा जिनका कार्यकाल 5 सालों का रहा, और इस 5 सालों में इन्होंने अकाल आयोग का गठन किया और प्रथम समुद्री टेलीग्राम की शुरुआत की थी। लॉर्ड मेयो के समय में राजकोट कॉलेज की स्थापना हुई थी, काठियावाड़ जिले में जो गांधी जी का गृह जिला था, और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी। साथ ही इन्हीं के समय 1872 की पहली जनगणना प्रारंभ की गई थी और शेर अली अफरीदी के द्वारा 8 फरवरी 1872 को चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद आए थे नॉर्थब्रुक। तो नॉर्थब्रुक ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया। स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच जो व्यापार होते थे वह व्यापार को बढ़ावा मिला और प्रिंस ऑफ वेल का भारत आगमन हुआ। लॉर्ड लिटन जो 76 से 80 4 वर्षों का इनका कार्यकाल रहा, इनके समय में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को कैसर हिंद की उपाधि देने के लिए। साथ ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 आया जिसमें भारतीय भाषाओं में जितने पत्रिका छपते थे सब पे बैन कर दिया गया। हथियारों की आजादी पर भी बैन किया गया, इससे आर्म्स एक्ट लाया गया और सिविल सेवा की जो उम्र थी वह 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद में रिपन आया तो उसको चेंज कर दिया उन्होंने। रिपन 80 से लेकर 84 तक रहे और इनको भारत का उद्धारक कहा था किसने? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, जिसको द लेडी विथ द लैम्प कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन के जनक थे और वास्तविक जन्म 1881 का जो है इन्हीं के समय में हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। हंटर आयोग जो शिक्षा आयोग था इन्हीं के समय गठित हुआ था और सिविल सेवा में जो उम्र 21 से घटा के 19 किया गया था फिर से 21 वर्ष कर दिया गया। और अंत में आए लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली कड़ी में देखते हैं भाग 2 1885 से लेकर 1947। तब तक के लिए धन्यवाद।